जिंदगी और गुलाब के फूल। उषा प्रियमवदा। हिंदी साहित्य की एक सशक्त कहानीकार उषा प्रियमवदा जी ने कहानियों के माध्यम से नगरीय जीवन पर प्रकाश डाला है। जिंदगी और गुलाब के फूल उनकी बहुचर्चित कहानी है। इसमें पारिवारिक रिश्तों में बढ़ते तनाव और बदलाव को देखा जाता है। हमारे समाज में आज भी अर्थ का महत्व है। अर्थ से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा बनी रहती है, फिर समाज हो या घर। कहानी का सुबोध भी नौकरी करता था तो उसे घर और समाज में प्रतिष्ठा थी। नौकरी चले जाने के बाद सुबोध को प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आत्मीयजनों को भी खोना पड़ता है। बेरोजगार युवकों की समस्याओं का वास्तविक चित्रण जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। संपन्नता और पारिवारिक स्नेह संबंध। आज मनुष्य की प्रतिष्ठा का मानदंड पैसा बन गया है। परिवार, रिश्तेदार और समाज में पैसे वाले ही प्रतिष्ठा पाते दिखाई देते हैं। यह समाज की बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। जिंदगी और गुलाब के फूल इस कहानी में भी यह समस्या दिखाई देती है। कहानी का प्रमुख पात्र सुबोध है। सुबोध एक अच्छी नौकरी करता था। जब तक वह कमाता था तब तक घर में उसकी अंतिम मानी जाती थी। माँ और छोटी बहन सुबोध की कोई भी बात नहीं टालते। घर का खाना भी सुबोध की रुचि के अनुरूप बनता था। बहन तो उसके काम दौड़ दौड़ कर करती थी। परिवार में सब सुख शांति से दिन व्यतीत हो रहे थे। सुबोध का कमरा हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसके कमरे की हर चीज अपनी जगह पर सजी धजी रहती थी। मेज पर सुंदर गुलदान कमरे की शोभा बढ़ाता था। इसी समय सुबोध के मन में प्रेम का दीप जलने लगा है। शोभा नाम की लड़की उसके लिए हर रोज गुलाब के फूल लाती थी। वह गुलदान को सजाती थी। लाल गुलाब से गुलदान भर जाता था। परिवार में सुबोध का बेहद प्रभाव था। जब तक सुबोध घर नहीं आता माँ और वृंदा दोनों भी उसका इंतजार करती। कितनी भी देर हो सुबोध के आने पर ही वे सभी भोजन करती थीं। जब सुबोध उठता तभी घर में चाय बनती थी। यहाँ तक कि सुबोध के अखबार पढ़ने के बाद ही वृंदा अखबार को हाथ लगाती थी। शोभा भी सुबोध के साथ शादी कर अपने भविष्य के सपने देखती थी। माँ अपनी होने वाली बहू के लिए बड़े प्यार से गहने बना रही थी। परिवार में सब कुशल था। इस शांति का सबसे बड़ा कारण अर्थ प्राप्ति करने वाला सुबोध था। वह नौकरी कर अर्थार्जन कर रहा था। घर की संपन्नता में उसका बहुत बड़ा योगदान था। इसी कारण वह अपने घर में प्रतिष्ठित था। अतः परिवार में संपन्नता बनी थी। इसी कारण भाई बहन, माँ बेटे के रिश्तों में स्नेह संबंध प्रस्थापित थे। बेकारी और बदलते पारिवारिक रिश्ते। बेकारी मानवीय जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न करती है। बेकारी मनुष्य की इज्जत, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान आदि को मिट्टी में मिला देती है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का सुबोध भी बेकारी से पीड़ित है। वह भी अपने परिवार में बदलते रिश्ते को अनुभूत करता है। सुबोध एक अच्छी नौकरी करता था। उसका अपना छोटा सा विश्व था। घर, माँ बहन तथा शोभा भी साथ में थी। वह एक दिन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपमानित होता है। अपने स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु वह नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद कई दिनों तक वह दूसरी नौकरी ढूंढता है, पर कहीं नौकरी नहीं मिलती। उसके कुछ महीने बाद वह अपने घर नहीं जाता। जब सुबोध घर आता है घर का सारा बदला हुआ रूप उसे दिखाई देता है। उसके कमरे की मेज, घड़ी वृंदा के कमरे में जा चुकी थी। धीरे धीरे आवश्यकतानुसार आराम कुर्सी तथा अन्य चीजें भी वृंदा के कमरे में जाती है। वृंदा नौकरी करने लगी है। उसकी सुविधा के अनुरूप घर की सारी व्यवस्था उसने बना ली है। सुबोध को यह सब असह्य है पर वह बेकार होने के कारण चुपचाप सहता है। घर के छोटे मोटे काम उसे करने पड़ते हैं। जो बहन सुबोध के
काम दौड़ दौड़ कर करती थी वही वृंदा आज बच्चों जैसे काम सुबोध से करवाती हैं। सुबोध का इंतजार करने वाली वृंदा और माँ उसके देर रात को लौटने के कारण उसका खाना कमरे में रखकर सोने लगती है। पैसे छुट्टे कराना, तरकारी लाना, सहेलियों को तांगे वाले के साथ जाकर छोड़ना आदि छोटे छोटे काम सुबोध से करवाए जाने लगते हैं। अब घर में वृंदा कमाती है तो उसकी बात अंतिम मानी जाती है। पर सुबोध का पुरुष हृदय उसकी सत्ता स्वीकारना नहीं चाहता। हर रोज उसे मैले कपड़े पहनने पड़ते हैं। घर के यह परिवर्तन देखकर वह हैरान हो जाता है। सुबोध अब अपनी बहन पर बोझ बनकर पड़ा है। वृंदा अध्यापिका की नौकरी कर घर का आर्थिक बोझ उठाती है। घर में अब वृंदा की सुविधा देखी जाती है। माँ भी वृंदा का ही पक्ष लेती है। माँ एक दिन सुबोध की अलार्म घड़ी वृंदा को देने की बात करती है। सुबोध नई घड़ी लेने को कहता है तब माँ उसे कहती है, उसके पास बचता ही क्या है, तुम खर्च करते होते तो जानते। माँ की यह कड़वी बात सुनकर सुबोध भी गुस्सा प्रकट करता है और घड़ी दे देता है। सबसे अधिक आश्चर्य उसे वृंदा की बात पर था। सुबोध देर रात को आने पर वृंदा माँ थी, काम न धंधा, तब भी दादा से यह नहीं होता कि ठीक वक्त पर खाना खा लें। तुम कब तक जाड़े में बैठोई, माँ? उठाकर रख दो, आप खा लेंगे। उस दिन के बाद सुबोध रात को चुपचाप आता ठंडा खाना खाता। सुबह वृंदा के चाय पी लेने पर चाय पीता। बाजार से सौदा ला कर देता। मैले कपड़े पहनकर बाहर चला जाता। एक बार कई दिनों बाद धोबी कपड़े लेने के लिए आता है। सुबोध अपने सभी कपड़े धोबी को देने के लिए कमरे में ढेर लगाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है वृंदा ने उसके कपड़े धोबी को नहीं दिए हैं। तब वह अपना गुस्सा प्रकट करते हुए माँ से कहता है, तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों सा बर्ताव किया जाता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। बेकारी के कारण शोभा की शादी उसके पिताजी किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर देते हैं। शोभा अपने पिताजी से बहुत कहती है पर वे व्यवहारिक बात सोचते हैं। यह बात सुबोध को बताने पर वह कहता है, मैं जिंदगी में फेलियर हूँ, कंप्लीट फेलियर। कुछ नहीं कर सका। बेकार होने पर सुबोध को अपनी माँ और बहन भी बदली हुई दिखाई देती है। और जिसके साथ शादी के सपने सजाए थे वह शोभा भी सुबोध के जीवन से दूर जाती है। लाचारी भरा जीवन। जीवन में हारा हुआ मनुष्य अक्सर लाचारी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अर्थहीन, बेकार, दूसरों पर आश्रित और मानसिक रूप से हारा हुआ व्यक्ति ही परिवार और समाज में लाचार बन जाता है। अपमान, अवहेलना, दुहक सहकर वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का सुबोध भी बेकार होने पर अपने ही परिवार में लाचारी भरा जीवन जीने को मजबूर है। सुबोध की नौकरी चली जाती है। वह कुछ महीने नौकरी ढूंढता है पर दूसरी नौकरी नहीं मिलती। कुछ महीने बाद वह अपने घर आता है तब तक घर का सारा ढांचा ही बदला हुआ पाता है। सुबोध की छोटी बहन अध्यापिका की नौकरी कर घर को चला रही थी। सुबोध के कमरे की उसकी चीजें वृंदा की कमरे में जा चुकी थी। पर वह कुछ नहीं कह पाता। अब घर में वृंदा की सत्ता है क्योंकि वह घर में आर्थिक सहयोग देती है। सुबोध देर रात को लौटता है। उसका इंतजार करने वाली माँ और बहन अब उसका खाना कमरे में रख देती है। सुबोध कुछ कहे बिना चुपचाप खाना खाता है। सुबह वृंदा का खाना खाने पर वह चाय पीता है। वृंदा अपने छोटे छोटे काम सुबोध से करवाती है। घर में सौदा लाने का काम भी वह चुपचाप करता है। वृंदा उसके कपड़े भी धोबी को नहीं देती। तब वह माँ के सामने गुस्सा प्रकट कर कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में क्या कद्र है। मैं आज ही चला जाऊंगा। तुम दोनों चैन से रहना।
गुस्से के साथ वह घर से बाहर निकलता है। उसी धुन में वह एक साइकिल वाले से टकराकर गिर जाता है। उठकर चलने लगता है तो उसका बायां पैर सूजने लगता है। लंगड़ता हुआ वह पार्क के बेंच पर बैठता है। उसकी दाहिनी कोहनी से खून टपक रहा था। जरा सा हिलने पर पैर में तीव्र पीड़ा होती थी। वह उसी स्थिति में सो जाता है। थोड़ी देर बाद धूप से बचने के लिए वह छांव में घास पर जाकर बैठता है। उसे अचानक माँ की याद आती है, शायद माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी बैठी हो। पूरा दिन वह पार्क में ही पड़ा रहता है, पर उसे खोजता हुआ कोई भी नहीं आता। वृंदा को पता था कि वह अक्सर पार्क में बैठा करता है, लेकिन वह भी नहीं आती। पार्क से लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। चौकीदार सुबोध को पार्क बंद होने के समय के बारे में कहता है। सुबोध लड़खड़ाता हुआ पार्क से बाहर निकल जाता है। घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर जाता है। कमरे में उसके मैले कपड़ों का ढेर जैसे का तैसा पड़ा था। उसका बिस्तर और चारपाई भी गंदी थी। तिपाई पर खाना ढका हुआ था। सुबोध चारपाई पर बैठकर लालचियों की तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। जिंदगी ने उसे भी गुलाब के फूल दिए थे। नौकरी थी, प्रतिष्ठा थी, संपन्नता थी, शोभा भी थी, लेकिन उसने स्वयं ही उन्हें ठुकरा दिया। आत्मसम्मान की रक्षा हेतु नौकरी से इस्तीफा दिया। कोई दूसरी नौकरी न मिलने से जाता है। बेकारी से उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत, आत्मसम्मान सब साथ छोड़ देते हैं, और केवल लाचारी भरा जीवन उसके हिस्से में आ जाता है। गुलाब का फूल संपन्नता का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, आनंद का प्रतीक है। सुबोध आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नौकरी छोड़ देता है और जीवन जीता है। मनुष्य के जीवन में गुलाब के फूल यानी अच्छे दिन आते हैं, उसे संभाल कर रखना चाहिए। गुस्से में आकर मनुष्य को कोई भी गलत नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सुबोध की तरह मजबूरी भरा जीवन जीना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने दिया है।